आज हम बीएससी फर्स्ट ईयर में इस यूनिट थर्ड में ठोस अवस्था के बारे में क्रिस्टलाइन एंड अमोर्फस सॉलिड एवं इन दोनों सॉलिड में क्या डिफरेंसेज है तथा लेटेस्ट क्रिस्टल एवं यूनिट सेल के बारे में डिस्कस करेंगे। क्योंकि हम जानते हैं कि पदार्थ 3 स्टेट में पाया जाता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सॉलिड में क्या होते हैं, जो अवयवी कण होते हैं, जो कि परमाणु, अणु अथवा आयन होते हैं, वो निकटतम पोजीशन में होते हैं तथा ये जो सॉलिड होते हैं वो कॉम्पैक्ट संरचना बनाते हैं। तथा ठोस अवस्था में क्या होता है कि अवयवी कणों के बीच में स्ट्रॉन्ग इंटर मोलिकुलर फोर्सेज होते हैं और इंटरमोलिकुलर फोर्सेज होने के कारण इनके बीच में अंतराणिक दूरी का मान बहुत कम होता है तथा इनके बीच में स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होने के कारण इनके अवयवी कणों के मध्य खाली स्थान नेग्लेक्ट होता है, नहीं के बराबर होता है, जिससे ये मोमेंट नहीं करते हैं। सेकंड है कि ठोसों का निश्चित आकार एवं निश्चित आयतन होता है। जो ठोस है उनको सामान्यतः 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, एक तो क्रिस्टलाइन सॉलिड और सेकंड है अमोर्फस सॉलिड। तो क्रिस्टलीय ठोस क्या है कि क्रिस्टलीय ठोसों का रेगुलर अरेंजमेंट होता है, निश्चित ज्यामितीय रूप होता है तथा इसमें जो अवयवी कणों की है वो आंतरिक व्यवस्था वो भी नियमित होती है और क्रिस्टलीय ठोसों को ही हम रियल सॉलिड मानते हैं। इनके एग्जाम्पल जैसे पोटेशियम क्लोराइड है, सोडियम क्लोराइड है, शक्कर है, गंधक है आदि क्रिस्टलीय ठोसों के एग्जाम्पल्स हैं। फिर सेकंड है अक्रिस्टलीय ठोस। अक्रिस्टलीय ठोस में क्या होता है कि इसमें अवयवी कणों की कोई निश्चित व्यवस्थित संरचना नहीं होती है। इसमें क्या होता है कि अक्रिस्टलीय ठोसों में जो अणु है वो उसी प्रकार व्यवस्थित होते हैं जिस प्रकार के ठोसों में होते हैं। इसके अतः इन्हें क्या कहते हैं, अधिक श्यानता वाले अधिस्थिति द्रव्य कहते हैं। इसके एग्जाम्पल्स हैं कांच, प्लास्टिक, रबड़ आदि। नेक्स्ट है कि क्रिस्टलीय एवं अक्रिस्टलीय ठोसों में क्या क्या अंतर है। फर्स्ट है ज्यामितीय। तो क्रिस्टलीय ठोसों का ज्यामिति निश्चित होती है और इसमें अवयवी कणों की भी नियमित आंतरिक व्यवस्था होती है, जबकि अक्रिस्टलीय ठोसों की कोई निश्चित ज्यामितीय रूप नहीं होता है तथा अवयवी कणों की कोई नियमित आंतरिक व्यवस्था भी नहीं होती है। सेकंड है कि जो क्रिस्टलीय ठोस हैं उनका एक निश्चित एवं तीक्ष्ण गलनांक होता है, जबकि अक्रिस्टलीय ठोसों का कोई निश्चित एवं तीक्ष्ण गलनांक नहीं होता है। नेक्स्ट है जो क्रिस्टलीय सब्सटेंस है उसका शीतलन वक्र असतत होता है, जो कि टेम्परेचर तथा टाइम के बीच में बनाया जाता है। यहाँ पर बिंदु ए पर पदार्थ का क्रिस्टलन प्रारंभ होता है तथा बिंदु बी पर कंप्लीट हो जाता है। अतः यहाँ पर बिंदु ए या बी उस पदार्थ का गलनांक कहलाता है, क्योंकि जो शीतलन में जो ऊष्मा में कमी होती है वो क्रिस्टलीकरण के द्वारा उत्सर्जित ऊष्मा के बराबर हो जाती है। अतः यहाँ पर ए बी एक हॉरिजॉन्टल लाइन प्राप्त होती है, जबकि अक्रिस्टलीय ठोसों का शीतलन वक्र कंटिन्यूअस होता है, अर्थात इनका कोई निश्चित गलनांक नहीं होता है। नेक्स्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी कि जो किसी क्रिस्टलीय ठोस के भौतिक गुण है, जैसे ऊष्मा है, विद्युत चालकता है, कठोरता है, तन्यता है, अपवर्तनांक है। यदि इन गुणों को हम भिन्न भिन्न दिशाओं में मापे तो उनके मान भिन्न भिन्न प्राप्त होते हैं। तो ऐसे सब्सटेंस को हम एनिसोट्रोपिक या विषमदेशिक कहते हैं तथा यह गुण विषमदेशिकता कहलाता है। ऐसा क्योंकि इन क्रिस्टलीय ठोसों में आंतरिक कणों की नियमित व्यवस्था के कारण होता है।
इसी प्रकार अक्रिस्टलीय ठोसों के भौतिक गुण जैसे ऊष्मा, विद्युत चालकता, कठोरता, तन्यता आदि के गुण को यदि भिन्न भिन्न डायरेक्शन में मापे तो इनके मान समान प्राप्त होते हैं। तो ऐसे पदार्थों को हम समदेशिक कहते हैं, आइसोट्रोपी कहते हैं तथा यह गुण समदेशिकता कहलाता है। इसमें क्या होता है कि जो सभी अक्रिस्टलीय पदार्थ हैं परंतु जो घनीय समुदाय के क्रिस्टलीय ठोस होते हैं वो भी समदेशिक होते हैं। ऐसा उसमें उच्च कोटि की नियमितता के कारण होता है। नेक्स्ट है त्रिविम जालक। त्रिविम जालक क्या होता है कि किसी क्रिस्टल में अणुओं, परमाणु अथवा आयनों की आपेक्षिक स्थिति को जनरली हम पॉइंट से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसके द्वारा एक निश्चित ज्यामितीय संरचना का निर्माण होता है जिसे हम लेटिस कहते हैं। एवं त्रिविम में इन बिंदुओं की क्रमिक व्यवस्थित संरचना को ही स्पेस लेटिस या त्रिविम जालक कहते हैं। यहाँ पर 1 डायमेंशनल लेटिस, 2 डायमेंशनल लेटिस, 3 डायमेंशनल लेटिस को रिप्रेजेंट किया गया है, दर्शाया गया है, जिसमें एक विमीय जालक में एक सरल रेखा है जिसमें जो बिंदु है वो दूरी ए पर समान बिंदु बार बार आते हैं, तो यह एक विमीय जालक है। इसी प्रकार यदि बिंदु का समूह किसी तल में बार बार आता है तो यह 2 डायमेंशनल लेटिस का निर्माण करता है, तथा यदि बिंदु का समूह त्रिविमित बार बार आता है तो यह 3 डायमेंशनल लेटिस का निर्माण करता है। नव है एकक कोष्ठिका या इकाई सेल या यूनिट सेल। तो एकक कोष्ठिका क्या होती है? एकक कोष्ठिका वह इकाई होती है जिसे त्रिविम में बार बार दोहराने से हमें क्रिस्टल की बाह्य स्ट्रक्चर प्राप्त होती है, क्योंकि जो स्पेस लेटिस होता है उसमें बिंदुओं को रेखाओं के द्वारा जोड़ा जाता है, तो जो संपूर्ण संरचना है वो छोटी छोटी त्रिविम इकाइयों में डिवाइडेड हो जाती है और इन इकाइयों को ही हम यूनिट सेल कहते हैं। एकक कोष्ठिका को तीनों किनारों की लंबाई ए, बी तथा सी, जिसे हम आद्य स्थानांतरण कहते हैं, तथा एकक कोष्ठिका को रिप्रेजेंट करने के लिए अक्षों के बीच में अल्फा, बीटा तथा गामा कोण का ज्ञात होना भी जरूरी होता है। तथा एकक कोष्ठिका की डायमेंशन ज्ञात होने पर हम क्रिस्टल का थ्योरेटिकल डेंसिटी ज्ञात कर सकते हैं, जो कि रो बराबर Nm/Nv होता है, जहां N एकक कोष्ठिका में कणों की संख्या को रिप्रेजेंट करता है, M अणुभार को रिप्रेजेंट करता है, V एकक कोष्ठिका के वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करता है तथा रो सैद्धांतिक घनत्व तथा N एवोगाद्रो नंबर को दर्शाता है। यदि एकक कोष्ठिका का एज या किनारा A हो तो उसका वॉल्यूम होगा A³ होगा। नाउ नेक्स्ट है त्रिविम जालकों के प्रकार। क्या है कि ब्रेवेज ने बताया कि 7 क्रिस्टलों से संबंधित त्रिविम जालकों की संख्या 14 होती है, जिसमें क्रिस्टल समूह 7 हैं: घनीय, चतुष्कोणीय, समचतुर्भुजी, एकंताक, त्रिनताक, षटकोणीय तथा त्रिकोणीय होता है, तथा इसमें विभिन्न त्रिविम जालकों की संख्या होती है 14, तथा त्रिविम जालकों को निम्नलिखित 4 भागों में डिवाइड किया गया है। एक तो है सरल जालक सिंपल लेटिस, सेकंड है काय केंद्रीय जालक बॉडी सेंटर लेटिस, थर्ड है फलक केंद्रीय जालक फेस सेंटर लेटिस, तथा फोर्थ है बेस केंद्रीय जालक बेस सेंटर लेटिस। तो फर्स्ट है सरल जालक। सरल जालक वे जालक होते हैं जिसमें अवयवी कण यानी जो परमाणु या आयन होते हैं वो एकक कोष्ठिका के कॉर्नर्स पर स्थित होते हैं। तो ऐसे जालक को क्या कहते हैं? सिंपल लेटिस कहते हैं। चूँकि जो त्रिविम में एक कोना होगा, इस कोने को 8 घन स्पर्श करते हैं, अतः यह कण 8 एकक कोष्ठिकाओं का भाग होता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि एक कोने के कण का यूनिट सेल में केवल 1/8 ही भाग
होगा। क्योंकि हम जानते हैं कि कोई भी क्यूबिक स्ट्रक्चर होगी उसमें 8 कॉर्नर्स होते हैं, अतः संपूर्ण घनीय घन में एकक कोष्टिका में संपूर्ण घनीय एकक कोष्टिका में कणों की संख्या होगी, जो कि 8 कोने होंगे और प्रत्येक का भाग 1/8, तो कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। अतः सिंपल लेटिस में एकक कोष्टिका में कणों की संख्या कितनी होगी? 1 होगी। सेकंड है काय केंद्रीय जालक या बॉडी सेंटर्ड लेटिस। इसमें क्या होता है? इसमें अवयवी कण एकक कोष्टिका के कोनों पर तो स्थित होते ही हैं, इसके अतिरिक्त एकक कोष्टिका के सेंटर पर भी स्थित होते हैं। तो ऐसे जालक को काय केंद्रीय जालक या अंतः केंद्रीय जालक कहते हैं। तो इसमें एकक कोष्टिका में कणों की संख्या कैसे ज्ञात करेंगे? कॉर्नर पे होगा वो 1/8, तो 8 तो कॉर्नर हो गए, तो 8 × 1/8, और केंद्र पर होगा वो अपना संपूर्ण योगदान देगा, तो कितनी हो जाएगी? इसमें हो जाएगी कणों की संख्या हो जाएगी 2। अतः काय केंद्रीय जालक में एकक कोष्टिका में कणों की संख्या 2 होगी। नेक्स्ट है फलक केंद्रीय जालक FCC, फेस सेंटर लेटिस। इसमें क्या होता है? इसमें जो अवयवी कण है वो कॉर्नर्स पर तो स्थित होते ही हैं, इसके अतिरिक्त प्रत्येक फलक के केंद्र पर भी स्थित होते हैं। तो जो कॉर्नर्स पे स्थित होगा वो एकक कोष्टिका में केवल 1/8 भाग का योगदान देता है, जबकि प्रत्येक फलक के केंद्र पर स्थित कण का एकक कोष्टिका में केवल 1/2 भाग योगदान होगा। चूंकि हम जानते हैं कि घन में 6 फलक होते हैं, अतः इसमें एकक कोष्टिका की संख्या हो जाएगी 8 × 1/8 + 6 × 1/2 बराबर 4। अतः फलक केंद्रीय जालक में एकक कोष्टिका में कणों की संख्या कितनी होगी? 4 होगी। नेक्स्ट है बेस केंद्रीय जालक, बेस सेंटर्ड लेटिस। इसमें क्या होता है? इसमें जो अवयवी कण है वो एकक कोष्टिका के कोनों पर तो होंगे ही, इसके अतिरिक्त समांतर फलकों के केंद्र पर भी स्थित होते हैं। और जो समांतर फलकों के केंद्र का कण है वो 2 एकक कोष्टिकाओं का भाग होता है। अतः जो समांतर तलों के केंद्र का एक कण है वो एकक कोष्टिका में केवल 1/2 भाग का ही योगदान करता है। अतः एकक कोष्टिका में कणों की संख्या हो जाएगी, कॉर्नर पे होगा उसमें 8 कॉर्नर होंगे, तो वो तो 1/8 योगदान करते हैं, और जो समांतर फलकों पर होंगे वो 1/2, तो यहाँ कणों की संख्या कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। अतः बेस सेंटर्ड लेटिस में एकक कोष्टिका में कणों की संख्या 2 होगी। यहाँ जो हमने सैद्धांतिक घनत्व का मान ज्ञात किया, जहाँ n एकक कोष्टिका में कणों की संख्या को रिप्रेजेंट करता है, यदि ये सरल घनीय जालक के लिए है तो यहाँ n का मान 1 होगा, और यदि ये काय केंद्रीय जालक के लिए है तो यहाँ n का मान 2 होगा, और यदि फलक केंद्रीय जालक में है तो यहाँ n का मान 4 होगा, तब बेस केंद्रीय जालक में है तो n का मान 2 होगा। अतः इस प्रकार हमें एकक कोष्टिका के किनारों की लंबाई प्राप्त होने पर वॉल्यूम प्राप्त ज्ञात होने पर हम थ्योरेटिकल डेंसिटी का मान ज्ञात कर सकते हैं।